डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब उड़ान के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है, जहां पर उद्घाटन के समय एक रनवे के साथ संचालन शुरू किया जाएगा और पहले चरण में इसकी सालाना यात्रियों की क्षमता लगभग 1.2 करोड़ होगी। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 1.2 करोड़ होगी प्रतिवर्ष यात्रियों की संख्या। खबर नोएडा से जुड़ी हुई है, जहां पर पीएम मोदी भव्य उद्घाटन करेंगे एयरपोर्ट का। और ऐसे में ये बड़ी जानकारी, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उड़ान के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसकी जो क्षमता की बात की जाए वो 1.2 करोड़ यात्रियों की संख्या होगी। और ऐसे में पहले चरण के तहत 3,900 मीटर लंबा रनवे है और 1 लाख वर्ग मीटर का आधुनिक टर्मिनल है। और ऐसे में ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि जबकि सड़क निर्माण और अन्य मूलभूत सुविधाओं के अंतिम रूप दिया जा रहा है और योजना के अनुसार एयरपोर्ट का विस्तार भविष्य में 11,750 एकड़ तय किया जाएगा, जिसके बाद से ये सालाना 300 करोड़ यात्रियों की संभालने में सक्षम होगा और दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे में शामिल हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हालिया बैठक में उद्घाटन की संभावित तिथि 7 दिसंबर या फिर दिसंबर के दूसरे सप्ताह बताई जा रही है, जबकि इसके लाइसेंस की बात की जाए तो वो मिलने में 45 दिनों के भीतर विमान सेवाएं शुरू हो जाएगी। सीएम के निर्देश के लिए 31 दिसंबर तक उड़ानें हर हाल में शुरू की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रदुम जी जुड़ चुके हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। प्रदुम जी। जी बिल्कुल अनीता जी, बताना चाहेंगे कि जो नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा था, जिसको लेकर के 95% से ज्यादा अब तैयार हो चुका है, जिसको लेकर के अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ वहां दौरे पे गए थे, जिसको लेकर के वहां पे बैठक भी की और बैठक करने के बाद में सभी अधिकारियों को ये निर्देश दिया था कि जो कार्य हो रहा है इसमें थोड़ी और तेजी की जाए, कि जिससे जल्द से जल्द तैयार करके जो है इसका उद्घाटन हो सके, जिसको लेकर के अब पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, जिसमें यह विश्व का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में इसको जो है तैयार किया गया है कि जो विश्व का सबसे बड़ा ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। वहीं अगर हम बात करें जो इसमें 3,900 मीटर का इसमें रनवे बनाया गया है, वहीं 1 लाख वर्ग मीटर टर्मिनल इसका जो बिल्डिंग तैयार की गई, वहीं ATCR टावर और टैक्सी वे के अधिकांश फिलहाल काम पूरा हो चुका है। वहीं जो सड़क निर्माण को लेकर के था वो भी मूलभूत सुविधाओं पर काफी जोर किया गया था, जिसको लेकर के अब तैयार हो चुका है। वहीं अगर हम बात करें तो 11,750 एकड़ में यह पूरा तैयार किया गया है और इसमें आने वाले समय में अभी 1.2 करोड़ जो यात्री होंगे वो सालाना इसमें आना जाना जो भी सफर कर सकेंगे, उसको लेकर के अगर हम बात करें आने वाले समय में इसमें जो 30 करोड़ यात्रियों को सालाना सेवा देने में ये सक्षम हो जाएगा। और अब इसमें बाहर से आने जाने को लेकर के, व्यापार करने को लेकर के अब काफी ज्यादा जो है सुविधाएं मिलेंगी। ऐसे में अगर एयरपोर्ट के उद्घाटन की बात की जाए तो कब तक संभावित है कि इसका उद्घाटन होगा? मुख्यमंत्री द्वारा अभी हाल ही में ये कहा गया था कि जो उद्घाटन को लेकर के 7 दिसंबर को होना है। 7 दिसंबर को अगर किसी भी कारण नहीं हो पाया तो दूसरे सप्ताह में इसमें उद्घाटन करने को लेकर के जो है क्लियर किया गया है कि अगले सप्ताह में जो है इसमें होगा। जहां तक यह जो है 10 दिसंबर तक उद्घाटन होने की संभावना है। वहीं अगर हम बात करें जो उत्तर प्रदेश जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा इस एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा और वहीं उद्घाटन के बाद में जो इसमें लाइसेंस मिल जाएगा, जो एयर क्रोम लाइसेंस मिलने के बाद 45 दिन में ये सुविधाएं सेवा जो है आना जाना वहां पे यात्रियों के लिए जो है शुरू हो जाएगा। यानी कि जल्द ही ये एयरपोर्ट सुचारू रूप से चालू हो सकता है। उड़ाने के लिए ऑलरेडी ये तैयार है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ और कौन जो दिग्गज नेता है इस उद्घाटन में शामिल हो सकते हैं, प्रदुम जी? बिल्कुल, अगर हम बात करें जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के साथ साथ में अमित शाह हैं और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ व दोनों डिप्टी सीएम व और भी जो बड़े नेता हैं वो भी साथ में शामिल हो सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो ये जो मिली जानकारी के अनुसार वहां नितिन गडकरी के जैसे और भी नेता वहां जा सकते हैं, उद्घाटन में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी सौगात अब नोएडा को मिलने वाली है। और साथ साथ में वहां पे जितने भी बाहर के आने जाने को लेकर के काफी कठिनाइयां हो रही थी, जो बड़े बड़े व्यापारी थे, अब उनको काफी ज्यादा इस एयरपोर्ट बनने से लाभ मिलेगा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। बता दें कि जल्द ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने वाला है और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि 7 दिसंबर से या फिर
दिसंबर के दूसरे सप्ताह में इसका उद्घाटन हो सकता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एयरपोर्ट का उद्घाटन कर सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर यूपी के नोएडा से है, जहां पर प्रदूषण के स्तर में थोड़ा सुधार हुआ है। और गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए तो यहां पर ग्रैप 3 फिलहाल हटा दिया गया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि यूपी के शो विंडो कहलाने वाले नोएडा में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की लगातार निगरानी और सख्त कार्रवाई का असर देखने को मिल रहा है, जहां पर पिछले 2 दिनों में प्रदूषण स्तर में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। एनजीटी के निर्देशों के बाद से गौतम बुद्ध नगर में ग्रैप 3 हटा दिया गया है। फिलहाल जिले में ग्रैप 2 लागू है। नोएडा प्रदूषण विभाग द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगातार कार्रवाई जारी है, जिसके तहत अब तक जिले में 128 साइटों पर जुर्माना लगाया गया है। एनपीसीबी ने साइटों पर कुल लगभग 3.74 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगाया है और विभाग का कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए की जा रही ये कार्रवाई सख्त है और आगे भी निरंतर ये जारी रहेगी, ताकि वायु गुणवत्ता में और सुधार लाया जा सके। नोएडा का AQI का स्तर 400 के पार है, लेकिन अगर हम लोग पिछले कुछ समय के बुलेटिन को देखें, 400 उसने टच किया है, 400 को क्रॉस भी किया है, फिर वापस लौट के आया गया है 300-350, कल 350 के आसपास रहा। आज मॉर्निंग में 400 के आसपास गया था, फिर रिड्यूस हो गया, वो 375 के आसपास आ गया है। इट हैपन्स, चीज़ें हैं, फ्लक्चुएटिंग मौसम रहता है तो उसमें चीज़ें फ्लक्चुएट, AQI फ्लक्चुएट करता रहता है। बट हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 11 नवंबर को ग्रैप 3 लगा था और वो 25 नवंबर को, होपफुली शायद 25 नवंबर को ही वो ग्रैप 2 में वापस हम लोग आ गए। नोएडा में वेंटिलेटर पर पड़े 31 वर्ष के दिव्यांग युवक के इलाज रोकने से जुड़े संवेदनशील मामले ने सुप्रीम कोर्ट ने जिला अस्पताल से विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट तलब की है। गाजियाबाद के राजनगर निवासी ये युवक बीते 1 दशक से अधिक समय से 100% दिव्यांगता से पीड़ित है और कई जीवन रक्षक उपकरणों पर निर्भर है। उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में प्राकृतिक मृत्यु की अनुमति के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने साल 2024 में इलाज जारी रखने के निर्देश दिए थे। और अब युवक की मौजूदा स्थिति का आकलन करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने मेडिकल से राय मांगी है। और इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर नरेंद्र कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट को पत्र प्राप्त होते ही जिला अस्पताल की सीएमएस के नेतृत्व में विशेषज्ञों की मेडिकल टीम गठित कर दी जाएगी, जो कि विस्तृत जांच पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। नोएडा जिले में पिछले 7 महीनों के दौरान परिवहन विभाग ने बिना फिटनेस और नियमों का उल्लंघन करने वाले 13,000 से ज्यादा वाहनों के चालान किए हैं, जबकि 2,000 से ज्यादा वाहनों को जब्त किया गया है। और इस कार्रवाई के जरिए विभाग ने कुल 5 करोड़ रुपए का राजस्व वसूला है। विभाग के अनुसार 18 अक्टूबर को ग्रैप 2 लागू होने के बाद से टीम ने सड़कों पर सख्त चेकिंग अभियान चलाया और इस अवधि में 1,300 से ज्यादा वाहनों पर कार्रवाई की गई, जिसमें से 800 से वाहनों से चालान और 4,001 वाहनों को जब्त भी किया गया। और इस दौरान कुल 22.50 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। परिवहन विभाग का कहना है कि नियमों का पालन सुनिश्चित करने और सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेंगे। यूपी के अलीगढ़ में एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां पर बार एसोसिएशन के महासचिव दीपक बंसल पर एक महिला अधिवक्ता ने छेड़खानी, मारपीट और गाली गलौज के आरोप लगाए हैं। दीवानी परिषद में हुई इस घटना को लेकर महिला वकील का आरोप है कि किसी विवाद के दौरान न केवल महासचिव बल्कि उनके साथ मौजूदा अन्य लोगों ने भी उनके साथ मारपीट की और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद से अधिवक्ताओं ने भारी आक्रोश फैल गया है और दीवानी परिषद में तनाव का माहौल बन गया। मामले की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दे दी गई है, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन और बार एसोसिएशन की टीम संयुक्त रूप से पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच कर रही है। पर्सनल केस था जिसमें आज मैं तारीख करने गई थी सीजीएम साहब के यहाँ पर। मैं सीजीएम साहब को अपने केस के बारे में बता रही थी। तभी दीपक बंसल, महासचिव, बीनू गुप्ता एडवोकेट, आलोक एडवोकेट और अन्य लोग और एक अन्य महिला जिसका मुझे नाम नहीं पता, उन सभी ने मेरे साथ उसी वक्त गाली गलौज, मारपीट, अश्लील हरकतें करना शुरू कर दिया और मुझे बाहर खींचकर ले जाने लगे। पर्सनल केस था जिसमें आज मैं तारीख करने गई थी सीजीएम साहब के यहाँ पर। मैं
ग्रेटर नोएडा के जराचा थाना क्षेत्र में गौवंशों की हत्या करने वाले एक शातिर गैंग से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है, जिसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया है। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि उसका साथी शहजाद अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पकड़े गए साजिद के कब्जे से मोटरसाइकिल, इंजेक्शन, रस्सी, तमंचा और कारतूस समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि साजिद पर पहले से 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और दोनों बदमाश जंगल और सुनसान रास्तों पर घूमकर गौवंश को बेहोश करने के लिए इंजेक्शन लगाते थे और बेहोश होने पर उसकी हत्या करके मांस को अलग अलग स्थानों पर बेचकर लाखों रुपए की अवैध कमाई करते थे। फिलहाल फरार बदमाश की तलाश जारी है और जराचा थाना पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच पड़ताल कर रही है। खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां पर एक दर्दनाक सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है, जिसमें रामघाट रोड पर बाइक सवार 2 लोगों को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। भीषण टक्कर के बाद एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों युवक पास के ही फैक्ट्री में नौकरी करने प्रतिदिन की तरह अपने गाँव लौट रहे थे और तभी ये हादसा हो गया। घटना के बाद आरोपी ट्रक चालक समेत मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। इधर हादसे की खबर मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मुजफ्फरनगर जनपद में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर भोपा थाना क्षेत्र में समरपाल नामक व्यक्ति पर अपने ही परिवार की 15 करोड़ रुपए मूल्य की 15 बीघा जमीन पर कब्जा करने के लिए सालों पहले मर चुके 3 लोगों को जिंदा दिखाकर फर्जी एफिडेविट तैयार करने का गंभीर आरोप लगा है। आरोप है कि समरपाल ने अपने मृतक चचेरे भाई मदनपाल, धर्मपाल और एक अन्य साझेदार को फर्जी शपथ पत्र तहसील में जमा कर जमीन को आबादी घोषित करना और उस पर अवैध कब्जा जमाने की साजिश रची। मृतक के परिजनों ने इस पूरे प्रकरण की शिकायत पुलिस को की, जिसके बाद से पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी, लेकिन जांच से असंतुष्ट पीड़ित परिवार कचहरी पहुंचा और जिसके बाद से दोषियों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की जा रही है। तो वहीं पीड़ित पक्ष का आरोप है कि करोड़ों की जमीन हड़पने के लिए समरपाल ने सोची समझी साजिश के तहत मृतकों की पहचान का दुरुपयोग किया और जब शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की गई तो पुलिस ने गंभीर धाराओं को शामिल करने में लापरवाही बरती। एक प्रकरण आया था जिसमें आरोप लगाया गया कि कुछ लोगों द्वारा जो है फर्जी जो है एफिडेविट लगा दिए गए। जो लोग मर चुके हैं उनके भी एफिडेविट लगा लिए गए और उसमें कुछ लाभ लेने का प्रयास हुआ। इसमें सीओ भोपा की जांच के उपरांत श्रीमान एसएसपी सर द्वारा इसमें गैरेज से इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। थाना भोपा पे मुकदमा पंजीकृत है और उसमें डिटेल जो है इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और विवेचना उपरांत जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध सख्त विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये हमारे बहनों ये भोपा से कृष्णपाल और विनोद, इनकी जमीन पड़ी है भोपा में। खत्ता सामलात है, उसमें खत्ता सामलात में साझेदार है 1/4 भाग के मालिक। दूसरी पार्टी ने समरपाल ने मिलकर उसमें से आबादी घोषित करा ली कुछ भाग में और उस पे जो आबादी घोषित कराई इनके फादर के जो वो दिए है एफिडेविट वे मृतक है अब से 2012 में, 16 में और 24 में मर चुके। उनके एफिडेविट दे के एसडीएम साहब के यहाँ से धारा 80 कराई और आबादी भी घोषित करा ली। आबादी घोषित कराने के बाद में फिर क्या होता है, एक मुकदमा लिखवाया हमने धोखाधड़ी का। वो धोखाधड़ी हमारा मुकदमा चल रहा, उसमें धारा 338 काट दी, बेलेबल ऑफेंस में मुकदमा दर्ज कर लिया। हमारे कहीं इंसाफ नहीं मिल पा रहा। एक प्रकरण आया मुजफ्फरनगर के थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के शिव चौक में चेकिंग के दौरान एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस की कार्रवाई के बीच कार सवार युवक ने अचानक से ही गाड़ी भगाकर एसपी सिटी और टीम को चकमा देने की कोशिश की और इस दौरान एसपी सिटी वाहन का डोर हैंडल पकड़कर उन्हें रोकने का प्रयास करते दिखे, लेकिन स्कॉर्पियो चालक तेजी से वाहन दौड़ाते हुए मौके से फरार हो गया। घटना के बाद से पुलिस ने तत्काल इलाके की घेराबंदी कर सख्त नाकेबंदी की और कुछ ही देर में स्कॉर्पियो में सवार सभी 5 युवकों को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि पकड़े गए युवक राकेश टिकैत के झंडा लगाकर दौड़ा रहे थे गाड़ी और इस दौरान पुलिस को चकमा देकर लापरवाही बरतने का मामला भी सामने आया। गिरफ्तारी के बाद से पुलिस ने 5 युवकों को जमकर क्लास भी लगाई और कानून तोड़ने का परिणाम समझाते हुए सख्ती से कानूनी पाठ भी पढ़ाया। पुलिस का कहना है कि चेकिंग के दौरान भागने की कोशिश गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां पर
पुलिस को चकमा देने का मामला सामने आया है और ऐसे में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें कानूनी पाठ भी पढ़ाया गया है। नोएडा के थाना सेक्टर 113 क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब सेक्टर में बता दें कि नोएडा में यू टर्न लेते समय एक चलती हुई कार अचानक से ही आग का गोला बन गई और देखते ही देखते आग ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया और कुछ ही मिनटों में कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। गाड़ी में सवार चालक सहित अन्य लोगों ने किसी तरह समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई, जिसके चलते बड़ी जनहानि टल गई। सूचना मिलते ही फायर विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां पर फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है और पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। बता दें कि नोएडा से खबर है, जहां पर अचानक से ही कार में भीषण आग लग गई और इस दौरान फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और जिसके बाद से आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग इतनी भीषण थी कि कार जो है वो पूरी तरह से राख में तब्दील हो गई और ऐसे में जो कार में सवार यात्री थे फिलहाल उन्हें बचा लिया गया है और किसी भी तरह की जान माल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। फिलहाल खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।